lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो अब हम आज से ही अपना DLED फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यार जो अभी DLED सेकेंड ईयर में है उनको पता होगा कि पिछली बार एंड मोमेंट पे वीडियोस आ रही थी, जिस वजह से आप अपनी स्टडीज अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार सिर्फ पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। इस बार सारा सिलेबस करेंगे, वन शॉट करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लो सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर एसएलएम से स्टार्ट करने वाले हैं। एसएलएम की फर्स्ट यूनिट आपकी होने वाली है, इसमें पूरी कवर करेंगे हम एसएलएम की फर्स्ट यूनिट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा स्कूल और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब यार स्कूल क्या है? एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहाँ बच्चे बैठते हैं, जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, नॉलेज पाते हैं। तो ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भैया, यही तो पता करना है हमने इसमें। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डिराइव होता है ऑर्गेनिज्म वर्ड से, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बॉडी। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बॉडी जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा, और देयर आर डिफरेंट पीपल, बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे जो उस पर्टिकुलर गोल को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे एक साथ मिलकर। तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब डेफिनेशन एक लर्न करनी है तो आप मॉनी और रेली वाली डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल सी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्म है हर एक ह्यूमन एसोसिएशन का फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस को अटेन करने के लिए। अब उसके बाद हमारा आ जाता है साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव हमने अभी बोला ना मैंने कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी तो पता होना चाहिए। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन का पहला फीचर कि आपको ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें लोग जो है, जिसको पूरा करने के लिए लोग काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्लियर कट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। क्लियर कट भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई आपकी ये पोस्ट है, आपको ये वाला काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश पीआरटी टीचर हो तो आपको इंग्लिश पीआरटी पढ़ानी है, इंग्लिश के छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है। वैसे ही अगर आप क्या हो, रिसेप्शनिस्ट हो, तो रिसेप्शन पे बैठ के आपको क्वेरीज वाला, पेरेंट्स आएंगे तो आपको क्वेरी वाला फिल करने, जो भी रिसेप्शनिस्ट का काम होता है वो। तो सबको एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर कट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। नेक्स्ट, फुलनेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक रिसोर्स का फुलनेस यूटिलाइजेशन हो, उसको मेक श्योर किया जाएगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका कोई भी रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो कोई, उसका पूरे तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तुम एक ही पर्पस को अटेन करने के लिए, तो बहुत ही जरूरी होता है कि आप अपने मेंबर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलो, कोऑपरेट करके चलो। नेक्स्ट, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव सिस्टम, अब ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन तभी हो पाएगा जब इफेक्टिव सिस्टम होगा कम्युनिकेशन का, कि मैं अपने टीम मेंबर के साथ बात कर पा रही हूँ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ कि हमारा ये गोल है, हमें ये ऐसे ऐसे फुलफिल करना है। ओके, नेक्स्ट, हाई मोरल होना चाहिए, यानी कि फुल कैपेसिटी होनी चाहिए, फुल एनर्जी, डिवोशन, सब कुछ होना चाहिए इंडिविजुअल में। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सपेंशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ, डेवलप उस एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट, हाई सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, हर एक मेंबर का। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम, अगर हमें लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, देन वी आर ओपन कि हम उस चीज में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटे इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स है, और वो मेंबर्स एक
पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। बट भाई इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है बेटे, रूल्स होता है, ठीक है। एक तरह का रूल्स होता है जिसको सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब देखो एक आपका इसमें डेफिनेशन लर्न करोगे और आप डेफिनेशन लर्न करोगे इसकी, इसकी कर लेना पीबी हॉटन की, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप का, which embodies certain common values and procedure to meet certain basic need of the society। अब साइलेंट फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है आपके इंस्टीट्यूशन का, सबसे पहले रूल्स प्रिस्क्राइब होते हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूल होता है। दूसरा ये यूनिवर्सल होता है, दैट मीन्स एवरीवन हैज टू फॉलो इट। सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स होगा, नीड्स आपकी फुलफिल होगी और ये एज अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वर्क करेगा। रिलेटिवली परमानेंट होता है। अब जो इंस्टीट्यूशन होगा ना वो रिलेटिवली परमानेंट होगा, मतलब ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंजेस करते रहते हैं, बट इसमें इंस्टीट्यूशन में आपके ये थोड़ा सा परमानेंट होगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसको हम देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल नहीं होगा। कल्चरल सिंबल, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपने खुद का कल्चरल सिंबल होता है। जैसे अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल ले तो स्कूल में अपना एक मोनोग्राम होता है, हर स्कूल का अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म होती है। वैसे ये सोशल होगा नेचर में, ये इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूल्स कंबाइन होंगे और ये इंटर रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, इंस्टीट्यूशन देख लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है तो वो ही अभी हम देखेंगे। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, समझो इस चीज को, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लेयर्स है, एक गेम के प्लेयर है, तो इंस्टीट्यूशन क्या होगा, उस गेम का रूल होगा। बस इसमें इतना याद रखो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लेयर है, तो इंस्टीट्यूशन क्या होगा, उस गेम के रूल्स होंगे, बस यही है। उसके बाद आ जाता है स्कूल एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा स्कूल भी क्या है, एक स्कूल का एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब उसमें एक याद रख लेना कि जो ग्रुप होता है लोगों का परसुइंग कॉमन पर्पसेस विद अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू रेगुलरली वेटनिंग द वैल्यू ऑफ दोज पर्पस, कि हमारा एक पर्पस है जो हम अपने, एक हमारा पर्पस है और एक हमारी जो जिस कम्युनिटी में, जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको अटेन करने के लिए हमें अपना वो इंडिविजुअल जो पर्पस है वो फुलफिल करना है, सो दैट हमारा बड़ा पर्पस फुलफिल हो, ठीक है। यही हमारा है और इससे क्या हो, मॉडिफाई करें हम उसको एंड कंटिन्यूसली डेवलपिंग मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेज ऑफ अकॉम्प्लिशिंग दोज पर्पसेस। अब उसके बाद आ जाता है कि जो सीज है उसने आइडेंटिफाई करा मॉडल ऑफ 5 डिसिप्लिन्स एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें सबसे पहले है सिस्टमैटिक थिंकिंग, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक सिस्टमैटिक थिंकिंग होगी। दूसरा पर्सनल मास्टरी हो, कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल जो है वो कुछ सीखे, कुछ लर्न करे, ठीक है, मास्टर करे, पर्सनल मास्टरी हो उसकी, मतलब अपनी जो इंडिविजुअल मास्टरी हो, इंडिविजुअल जो उसकी क्वालिटीज है वो इम्प्रूव हो। साथ ही साथ मेंटल मॉडल, जो कि आपके क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारे मेंटलिटी है वो कैसे चेंज हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की। तो जो एक स्कूल है उसमें क्या होना चाहिए, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटल मॉडल, मेंटल थिंकिंग जो है वो परस्यू होनी चाहिए, वो इंक्लूड होनी चाहिए। टीम लर्निंग होनी चाहिए जिसमें सारे लोग जो है एक साथ मिलकर कुछ लर्न करेंगे और शेयर्ड विजन होना चाहिए। अब वो डायमेंशन जो कैरेक्टराइज करते हैं स्कूल को, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है, जैसे कि जो भी एक्टिविटीज होती है जिससे आप बच्चे को क्या होता है इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होगी जो हर एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक स्कूल में होती है। नेक्स्ट विजन और गोल्स होगा, है ना, एवरीडे एक्शन होगा, डिसीजन होगा स्कूल में, कोलैबोरेशन होगा, ओपननेस, क्लाइमेट ऑफ ओपननेस होगा, ठीक है, और ट्रस्ट होगा, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट होगी हर एक बच्चे की, हर एक मेंबर की।
ऑर्गेनाइजेशन के। टेकिंग इनिशिएटिव एंड रिस्क, आपका रिव्यू होगा इसमें। रिकॉग्निशन और रीइंफोर्समेंट होगी। रीइंफोर्समेंट मतलब मोटिवेशन दी जाएगी उस बच्चे को या हर एक मेंबर को, इसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हर एक बच्चे में प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आपकी आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ट्रांसफॉर्म, आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। डन, हमारा यहीं पर फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है फर्स्ट यूनिट का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है वो समझो कि मैनेजमेंट क्या है। ये बहुत ही मैनेजमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़ में हर चीज़ को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, ये एक एक्टिविटी है नीड टू बी कैरिड आउट व्हेन एवर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। तो मैनेजमेंट हर जगह होगी जहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे होंगे एक साथ, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की और ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा नीड जो है वो बढ़ जाती है। डेफिनेशन में आप याद रखोगे कि देखो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम विद मिनिमम कॉस्ट एंड इन टाइम, ठीक है। उसके बाद आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, हमें जो गोल अचीव करना है उससे रिलेटेड हमारा मैनेजमेंट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फ्रेम होगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, हर एक एम्प्लॉय को वर्क करना पड़ता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, यानी कि हर एक लेवल पर आपका होगा। विदाउट मैनेजिंग द रिसोर्सेज क्वाइट पॉसिबल दे मे बी अनयूटिलाइज्ड, ठीक है। अगर हम अपने रिसोर्सेज को नहीं अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो रिसोर्सेज जो है वो अनयूटिलाइज्ड रहे, यानी कि उनका यूज ही ना हो। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, ये नहीं एक बार बना दिया तो छोड़ दिया, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, दोबारा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक होगा ये नेचर में। मैनेजमेंट इंटैंजिबल है, हेंस कांट बी सीन, ओके। और मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, स्कूल का मतलब क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ टीचर्स, यही हमारा स्कूल होता है। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डेवे, जो स्कूल है वो क्या है, एक स्पेशल इन्वायरमेंट है जहाँ पर सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग चाइल्ड्स डेवलपमेंट अलोंग द डिजायर्ड लाइन्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स स्कूल मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जिसमें हर एक स्कूल जो है अपनी विजन और स्ट्रैटेजी या प्रोसेस और इन्वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करता है, एक अच्छे से तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करता है और उसके प्रति जो है वो वर्क करता है, ओके। आगे देख लो, आगे देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, ये क्या है, एक अप्लाइड ब्रांच है। स्कूल मैनेजमेंट अप्लाइड ऑफ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि इसमें आपके प्रिंसिपल्स होंगे, टेक्निक्स होंगे मैनेजमेंट के फॉर अचीविंग द सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट डायनेमिक होगा ये, ठीक है, हर एक हमेशा स्कोप होगा डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होगी और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट जो है इसमें आपका इंक्लूड होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाएगा। नेक्स्ट ये गोल ओरिएंटेड होगा, जो एक गोल अचीव करने के लिए हमें उस पर वर्कआउट करना होता है। ये आर्ट होता है एज वेल एज साइंस होता है, ये थियोरिटिकल नहीं होता बट प्रैक्टिकल होता है, हम रियल लाइफ में इसको परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये सोशल और पॉलिटिकल बेस होता है। स्कूल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है यार, क्या है कि हम बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करें, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों में आए,
उसके बाद ड्यू रिस्पेक्ट हो दी जाए टीचिंग प्रोफेशन के को, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल। बट हमने बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होता है, तो टीचिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एंड मेंटेन कॉन्वीनियंट इन्वायरमेंट इन स्कूल, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपका क्या हो, बच्चा अच्छे से सीख पाए, अच्छे से कुछ ना कुछ लर्न कर पाए। कंप्लाई विद अदर डिपार्टमेंट्स, इवैल्यूएट स्कूल्स परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करे स्कूल को बाय पीडीसीए। पीडीसीए का मतलब होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले क्या होगा, वर्क को, काम को डिवाइड कर लिया जाएगा, अलग अलग इंडिविजुअल को दे दिया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाएगी। डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और रूल्स आपके होने चाहिए कि ये रूल्स यू हैव टू फॉलो इन एनी केस। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का टू जनरल इंटरेस्ट। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका क्या है, रेनोवेशन होना चाहिए। स्कूल में अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है, स्कैलर चेन जिसको हम कहते हैं, वो आपका एक अच्छे से बना होना चाहिए। तो स्कैलर चेन आपकी फॉर्मल लाइंस होती है अथॉरिटी की, हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक तक, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्डर होने चाहिए, एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, काइंडलीनेस होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की भी इनिशिएटिव होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम फंक्शन की बात करें कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आपकी प्लानिंग होती है, ठीक है, प्लान किया जाता है चीज़ों को, ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एडवांस में प्लान करके रख रहे हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, और कौन ये चीज़ को करेगा, ये सारा आपका प्लानिंग में होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts। इसमें आपके रिसोर्सेज यूज होगी ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ। नेक्स्ट, स्टाफिंग होगा। स्टाफिंग में क्या होगा, हम लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, तो उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, अच्छे नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत होती है हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टिंग, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ की वो कैसे कैसे काम करेंगे। तो यही आपका डायरेक्टिंग होता है कि हम डायरेक्ट करें, गाइड करें कि किसको क्या काम करना है, और उनको मोटिवेट भी करें और उनके एफर्ट्स को हम क्या करें, अप्रिशिएट भी करें। साथ ही साथ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या है, इंश्योर करना कि जो एक्टिविटी हमने करी है वो जैसा हमने प्लान करा है वो वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या क्या चेंजेस उसमें आने चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारी कंट्रोलिंग में आएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल एज अ स्कूल मैनेजर। अब ये प्रिंसिपल का पूछा जाता है आपके पेपर में, ये इम्पोर्टेंट में मार्क कर लो आप, ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, रोल क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं प्रिंसिपल का एज अ स्कूल मैनेजर। तो सबसे पहले तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें वो क्या करेंगे, विजन को शेयर करेंगे एकेडमिक सक्सेस के लिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल ग्रोथ की सपोर्ट करेंगे टीचर्स की, क्रिएट अ हॉस्पिटेबल और हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट बनाना भी एक प्रिंसिपल का ही रोल होता है, प्रिंसिपल का ही काम होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स, टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक साथ डिस्कशन करके अपनी चीज़ों को कैरी आउट करें। मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके साथ साथ आपको वर्कआउट करना है। एज अ प्लानर और ऑर्गेनाइजर भी एक प्रिंसिपल जो है वो काम करता है, जिसमें ये क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो होता है एम और ऑब्जेक्टिव सेट करता है स्कूल का, ऑर्गेनाइज करता है करिकुलर को,
को करिकुलर को और कम्युनिटी सर्विसेज को, साथ ही साथ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और आइडेंटिफाई करता है बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एज एन इवेल्युएटर भी एक प्रिंसिपल वर्क करता है जिसमें वो रिकॉग्नाइज करेगा इफेक्टिव टीचर्स को और उन टीचर्स को जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, असाइन करेगा वर्क को other than teaching according to their caliber and wish, identify best teaching practices कि क्या बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस है और किससे स्कूल का और बच्चे का फायदा हो रहा है उसको वो और अच्छे से कैरी आउट करवाएंगे। वैसे ही डेवलप करेंगे प्रोफेशनल कम्युनिटी ऑफ टीचर्स को, वैसे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे क्लासरूम्स में और सजेशन प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को और चेक करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस की वो डेवलप इंक्रीज हो रही है या फिर अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर उसके परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है तो क्या रीजन है उसकी परफॉर्मेंस के डाउन जाने का, वो भी प्रिंसिपल का काम है कि वो भी ये चेक करेंगे। नेक्स्ट, एज अ लीडर प्रिंसिपल को ट्रीट किया जाता है। प्रिंसिपल जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है टीचर्स के लिए, बट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रोल मॉडल की जगह खुद को एज अ हिटलर मानने लग जाते हैं। तो जहां पूरे देश में डेमोक्रेसी आ गई है बट प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, वहां पर आपकी डिक्टेटरशिप चल रही होती है और डिक्टेटर होता है आपका प्रिंसिपल। और इसी वजह से जो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स होती है उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनको एज अ स्लेव कि ये तो नौकरी कर रहे हैं ऐसे ट्रीट किया जाता है। बट इट हैज टू बी चेंज्ड वेरी क्विकली क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। टीचर्स को अगर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है टीचिंग प्रोफेशन में तो उसको मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि टीचर्स से ही डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर्स की वजह से ही आपके हर एक चीज जो है, हर एक जो बड़े बड़े प्रोफेशंस आप बच्चे जो है वो पा रहे हैं वो टीचर्स की वजह से ही पा रहे हैं। तो अगर टीचर को ही रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है तो क्या फायदा उस चीज का। और उसके बाद पॉजिटिव और इंथुसियास्टिक वाइल डीलिंग विद चैलेंजेस, ठीक है, सजेशन जो मेंबर स्टाफ मेंबर है अगर वो सजेशन दे रहे हैं तो वो भी सुनना चाहिए कि क्या पता वो ज्यादा अच्छी चीज बता रहे हो आपसे, ठीक है। अवेलेबल टू टीचर्स स्टाफ मेंबर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, उनके मैटर्स के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए और उन पे चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। गुड मैनेजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्कूल, टीम स्पिरिट टीचर्स के बीच में आपको डेवलप करनी चाहिए और इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो बिहेवियर ऑफ अदर्स को, दूसरे लोगों के बिहेवियर को, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ बैड वे कि हम तुम्हें डरा के तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नो, इस तरीके से नहीं। ओके, आगे आ जाता है एज अ कोऑर्डिनेटर भी प्रिंसिपल को काम करना चाहिए। अब कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कोऑर्डिनेटर है प्रिंसिपल, सोसाइटी और स्कूल के बीच में एक कोऑर्डिनेटर है प्रिंसिपल, स्टूडेंट टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में एक कोऑर्डिनेटर है प्रिंसिपल, ठीक है। हायर अथॉरिटीज, एजेंसीज एंड वेरियस ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द स्कूल के बीच में आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। वहीं आपके अदर डिपार्टमेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड हिस स्कूल के बीच में भी आपका प्रिंसिपल ही है जो आपके सारी चीजों को एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क करता है। साथ ही साथ अगर उनको क्या करना है, मैनेजिंग कमिटी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना है विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद स्कूल। ओके, तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और यही है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में TQM से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो आपके 5 मार्क्स में आए चाहे वो 3 मार्क्स में आए, पर पूछा जाएगा। अब TQM होता क्या है, TQM का मतलब है, अब TQM में क्या है, 3 वर्ड्स है, 3 टर्म्स है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। अब टोटल का क्या मतलब है, मीनिंग कि हर एक पर्सन जो इन्वॉल्व है, दैट इज सारे स्टेक होल्डर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में। क्वालिटी यानी कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। मैनेजमेंट यानी कि
इंडिकेटिंग कि जो प्रिंसिपल है और जो दूसरे ऑफिशियल्स है, जो दूसरे आपके स्टेक होल्डर्स है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अब डेफिनेशंस आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, तो आप ये इसकी भी देख सकते हो। TQM क्या है? मे बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटेड टू द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, टीम वर्क प्रोसेसेस एंड सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसमें आपका इन कंक्लूजन हमारा TQM क्या है? TQM के आपका एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यानी कि टोटल आपकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट हो रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ही आपके TQM है। आगे देखते हैं साइलेंट फीचर्स, देखे आपके फीचर्स देखे TQM के, तो ये स्टूडेंट सेंटर होगा। सेटिस्फेक्शन जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन आपकी पूरी होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स के जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सबका आपका रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन होगी, साथ ही साथ लीडरशिप और टीम वर्क भी होना चाहिए TQM में। अब हमें क्या ज़रूरत है हमारे TQM की, क्या नीड है? तो क्या क्या नीड है यहाँ देखिए। इन सब रीजन की वजह से ऑब्जेक्टिव्स में चेंज होते रहते हैं, है ना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुई है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हुई है, यानी कि अब हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाएंगे। हम टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे, ठीक है, और जो बच्चा है वो खुद से लर्निंग करेगा, हमें सिर्फ उसे गाइड करना है। साथ ही साथ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, है ना, उसके साथ फिक्स रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोसाइटल नीड्स आपके चेंज हो रहे हैं, लैक ऑफ फंडिंग रिसोर्सेज, और उसी के साथ साथ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए स्कूल में और ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। एलिमेंट्स देखिए आपके TQM के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन होता है, और एक फाउंडेशन में एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट इंक्लूड होती है। एथिक्स में क्या है? एथिक्स कंसर्न होता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो TQM में ये होना चाहिए, इक्वालिटी एथिक होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सिचुएशन में क्या गलत है क्या सही है। इंटीग्रिटी होगी, इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ठीक है, वैल्यूज होंगे, मोरल्स होंगे, साथ ही साथ ट्रस्ट होगा, एक रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिक। ब्रिक में क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट के बाद आपका ब्रिक जो है वो लगेगा, ठीक है, जिसमें आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग, हर एक टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है बच्चे का, ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये। टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, बेटर और क्विकर सॉल्यूशन के लिए फॉर प्रॉब्लम कोई आती है, तो अगर टीम वर्क हो तो बेटर और क्विकर सॉल्यूशन निकल पाएगा। साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बाइंडिंग मोटर, उसके बाद आता है बाइंडिंग मोटर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी लिंक होता है सारे आपके स्टेप्स के बीच में। उसके बाद लास्ट में आता है रूफ। रूफ क्या है? रिकॉग्निशन होता है, इज द रूफ ऑफ TQM। रिकॉग्निशन ही आपका TQM का छत होती है, रूफ होती है। रिकॉग्निशन में क्या है? ये फाइनल एलिमेंट होता है TQM का, और रिकॉग्निशन आपका सॉर्ट ऑफ री होती है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो मोटिवेट होता है और अच्छे से काम करने के लिए, और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। डन। नेक्स्ट आपका आ जाता है चैलेंजेस इन अप्लाइंग TQM। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं TQM के, ये देखोगे तो सबसे पहले तो नई फिलॉसफी की एडॉप्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें, ब्रेकिंग बैरियर्स अमंग द स्टाफ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो ये चैलेंज है। एक लीडरशिप स्टाइल में चेंज होता गया है, एलिमिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोटास, ठीक है, और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की क्या होनी चाहिए? पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और पूरी टीम के साथ आपको काम करना पड़ेगा।
पॉसिबल स्टेप क्या है इम्प्लीमेंटिंग PQM इन स्कूल? सबसे पहले तो आपका प्लानिंग फेज होता है जिसमें हर एक चीज़ को प्लान किया जाता है। उसके बाद डू फेज होता है जिसमें ट्रेनिंग और रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स वगैरह को और ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, चेक फेज होगा जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे, रिजल्ट को चेक करोगे कि क्या रिजल्ट निकला है उस ट्रेनिंग का। उसके बाद एक्टिंग फेज होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स वगैरह को लिखा जाएगा और सजेशन को लिखा जाएगा और जो भी आप और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको भी मेंशन किया जाएगा। डन। आगे हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा लेसन होने वाला है, बहुत सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है। अब जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, वो कौन कौन सी है? आपके तीन हेड होते हैं, नेमली सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर। सेंटर में रोल क्या होता है गवर्नमेंट का? सबसे पहले तो उन्हें क्या करना होता है? टारगेट्स और प्लान को फॉर्मुलेट करना होता है। सेकेंडली, उनको एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, चेंजेस लाने हैं इन द पॉजिटिव मैनर, एक पॉजिटिव वे में चेंजेस लेके आएंगे वो। थर्ड, लियासन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एजेंसीज, लोकल एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। नेक्स्ट, आपका डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कंस्टेबल कंट्रोल होगा क्वालिटी एजुकेशन पे, आपके पायलट प्रोजेक्ट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इनिशिएट्स लिया जाएगा वेरियस स्कीम्स फॉर एजुकेशन, जैसे मिड डे मील आपका आया है। ओके, सेटिंग अप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा यूटीज़ के लिए, ये यानी कि आपके यूनियन टेरिटरीज़ की एक्टिविटीज़ के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वैसे ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, इंटर स्टेट और इंटर कंट्री प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, कि हर एक बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गर्ल एजुकेशन की प्रमोशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। अब आपके दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखो, आपके प्री प्राइमरी होता है, जो स्टेजेस पे डिवाइड कर रखा है स्कूल एजुकेशन को। सबसे पहले प्री प्राइमरी होता है, फिर प्राइमरी होता है जो 1st to 5th होता है, फिर अपर प्राइमरी होता है 6 to 8, सेकेंडरी लेवल होता है 9, 10 और उसके बाद आपकी सीनियर सेकेंडरी होता है 11, 12। टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली बाय मैनेजमेंट, तो एक आपका होता है DOE यानी कि दिल्ली स्टेट रन गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें आपके स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सर्वोदय विद्यालय होते हैं, प्रतिभा विकास विद्यालय, ये सारी चीज़ें आपके DOE में आते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल, जिसमें आपका केंद्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो है वो होता है। MCD रन स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए MCD रन स्कूल चलते हैं। वैसे ही NDMC रन स्कूल होते हैं, ठीक है, जो NDMC एरिया में रन करते हैं। ठीक है, वहीं स्कूल रन बाय गवर्नमेंट कैंटोनमेंट एरिया, जो दिल्ली कैंट वाले एरिया होते हैं वो वाले, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट के क्या रूल है। सबसे पहले तो करिकुलम ये सेट करेंगे और एजुकेशनल स्टैंडर्ड स्टेट वाइज सेट करते हैं। सुपरविजन और कंट्रोल होगा, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करेंगे प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉलिसीज़ का और स्कीम्स का एट सेंटर। डिटरमाइन करेंगे एजुकेटर के क्वालिफिकेशन को, टीचर्स का सिलेक्शन करेंगे और लियाइसन करेंगे आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट अवार्ड टू टीचर्स, एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए ये कुछ वेलफेयर करेंगे, कुछ स्कीम्स निकालेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ठीक है, उनको भी बढ़ाएंगे और दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे टेक्स्ट बुक, स्कूल यूनिफॉर्म्स, ये सब भी आपके गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं।
ठीक है। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन दिल्ली, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर आता है, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर एडिशनल डायरेक्टर होता है, रीजनल डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्यूटी डायरेक्टर होता है, डिप्यूटी एजुकेशनल ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर। तो ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है। उसके बाद लोकल लेवल पे देखें तो लोकल लेवल पर आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, एमसीडी स्कूल होते हैं, एनडीएमसी स्कूल होते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, और डीसीबी दिल्ली के नॉन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो होते हैं। वहीं आपके एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखें एमसीडी का, तो इसमें आपका कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्कूल इंस्पेक्टर। उसके बाद प्रिंसिपल होता है आपका प्राइमरी स्कूल का। वहीं फिर टीचर्स पीजीटी, पीआरटी, ऐसे नर्सरी टीचर जो है वो आते हैं। ठीक है, मेन इसमें आपका यही था, डीसीबी वाला ये सब बता रखा है आपको इसमें बस। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है रोल ऑफ एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, डीयूआरसी, बीआरसी, सीआरसी और सीएमए। अब इन सब के रोल हम पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपके मेनली जो पूछा जाता है वो रोल होता है एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का और डाइट का। इनका मेनली आपके पीआईक्यू में भी आप देखोगे तो मेनली इन्हीं तीनों का पूछा जाता है। तो इन तीनों को पढ़ेंगे सारे, बट इन तीनों को आप प्रायोरिटी में रखोगे, इन तीनों के आपको लर्न करने ही करने हैं रोल। इनमें से आपको पता भी होगा डाइट का क्या रोल है, क्योंकि आप डाइट में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, एससीईआरटी का क्या रोल होता है, और एनसीईआरटी आपने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी ही पढ़ रखी होगी 12th तक, तो आपको एनसीईआरटी का भी रोल कहीं काफ़ी हद तक पता होगा। सबसे पहले एससीईआरटी आ जाता है। एससीईआरटी के क्या क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहले ये क्या करेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ये इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। ठीक है, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को, या फिर एलिमेंट्री, सेकेंडरी और आपके एडवांस लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोवाइड करेंगे एक्सटेंशन सर्विसेज ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें आपके टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये क्या करेंगे, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो डेवलप करेंगे, इवैल्यूएशन वगैरह करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है एससीईआरटी की होती है, इसको आप रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वालिटेटिव एजुकेशन को इनको इंश्योर करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी कुछ प्लानिंग करते हैं ये। ठीक है, कोलैबोरेट करेंगे नेशनल और दूसरे सेंटर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किसकी होती है, एससीईआरटी की, एससीईआरटी के रोल है ये सारे। उसके बाद आपका आ जाता है डीयूआरसी। डीयूआरसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन रिसोर्स सेंटर। इसमें आप एकेडमिक इम्प्रूवमेंट तो सबका रोल है। ठीक है, एकेडमिक इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे सीआरसी को इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद आपका आ जाता है सीमेट, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। इनके भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, एक प्लानिंग कर रहे हैं, जियोस वगैरह सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट एंड मॉनिटरिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग देखेंगे, माइक्रो प्लानिंग, स्कूल मैपिंग जो है वो कैरी आउट करेंगे। तो ये सारे काम आपके इसके होते हैं सीमेट के, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट के, ये सारे आपके होते हैं। उसके बाद डाइट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें जो आप डाइट कर रहे हो इसमें आपका डीएलएड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, 2 ईयर डिप्लोमा इसमें आता है। एकेडमिक और रिसोर्स सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे। डिपार्टमेंट फंक्शन में देखें तो इनका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एक ब्रांच होता है। फिर वर्क एक्सपीरियंस जो आप पढ़ भी रहे होगे अभी, आर्ट एजुकेशन वगैरह, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ब्रांच, इनकी अलग अलग ब्रांचेज होती है। वहीं एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का क्या रोल है, ये क्या कर रही है, डेवलप कर रही हैं इनोवेटिव एजुकेशन को, प्री सर्विस इन सर्विस तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स को। टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, आपके जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका सर्च आउट करती है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है आगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी।
अब एनसीईआरटी के अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक है। आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में आएगी। बाद में आपका आता है सीआरसी, सीआरसी और बीआरसी। बीआरसी क्या है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और सीआरसी है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो आपके बीआरसी के जो मेजर रोल होते हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका क्या होता है, आपके एकेडमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे आईसीटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स किट हो गया, तो ये सारे आपके बीआरसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे रेगुलर स्कूल विजिट को, ऑन साइट जाएंगे, स्कूल्स में देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सारी आपकी बीआरसी का रोल होता है। कंसल्ट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ, वैसे ही सीआरसी का रोल देके तो एडुकेट रिसोर्स रेफरेंस मटेरियल फॉर कंसर्न टीचर्स दिया जाएगा। मंथली मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाएगी एकेडमिक इशू पे बात करने के लिए। विजिट और होल्ड करेंगे मीटिंग्स को विद मेंबर्स ऑफ सीएमसी, ठीक है। इंश्योर करेंगे कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली डिजाइन हो रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैक एंड एनहांस स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 ऑफ आपका एसएलएम बुक। तो आगे हमारा सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस साथ ही साथ आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन उस वीडियो को देखकर उस चैप्टर को कंप्लीट कर कर रखो, क्योंकि आगे हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताने वाली हूँ। आपके PYQ भी हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इतनी तो टेंशन लेनी है कि जो आपको करवाया जा रहा है उतना आपको करना है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइए। कोई चैप्टर की आपको नीड है कि अर्जेंटली हमें इस चैप्टर के वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, उस चैप्टर की वीडियो पहले आ जाएगी। So this is all about this video. If you like this video, then like, comment and subscribe my channel. Subscribe the channel, and yes, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेसन के ये बुक एक्सेस आपकी ये जो PDF है वो चाहिए, तो आप अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं आगे अपडेट्स के लिए।